साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है भारतीय अर्थव्यवस्था। साथियों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जहां 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया। इस प्रकार IMF के अनुसार आने वाले समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमानों को अगर हम देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.5% के आसपास रह सकती है। इसके साथ ही भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है। दरअसल भारत अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर को अगर हम देखें तो अमेरिका की 2023-24 में वृद्धि दर 1.0%, चीन की 4.5%, जापान की 1.0%, जर्मनी की 1.3% रही है, जबकि भारत की यह दर जो है 6.3% है। इसीलिए भारत जब दावा करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसीलिए वह जल्दी ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं होता है। और यह इस बात का भी दावा करता है कि भारत इस बात का भी दावा बराबर करता आया है कि उसकी अर्थनीति सदा सही दिशा में चल रही है। इस प्रकार वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत की आर्थिक संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बराबर बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। एक ओर जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा भी नहीं था कि आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करके एक नए युद्ध को जन्म दिया है और जिसके अभी थमने के कोई आसार नजर नहीं आते। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि विश्व में व्याप्त ऐसे उथल पुथल के दौर में IMF ने माना है कि भारत में विकास की वजह जो है देश में लगातार बढ़ रहा निवेश और घरेलू मांग का बढ़ना है। विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट IDU प्रतिवेदन में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन कायम है और इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार बनी रहेगी। इसी प्रकार आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD द्वारा जारी की गई एक अन्य रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2023 में भारत की विकास दर 6.3% और 2024 में 6% रहने का अनुमान लगाया गया है OECD की इस रिपोर्ट में। इसके अलावा यह दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक वृद्धि दर रहने वाली है। यानी भारत में जो है दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अगर हम देखें तो भारत की वृद्धि दर बराबर आगे रहेगी, जबकि इसी अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 3% एवं 2.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। साथियों, गौर करने योग्य है कि G20 समूह में शामिल विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2023 में 1.5% और वर्ष 2024 में 1.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। एक अन्य वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर को 6.2%, मतलब आर्थिक विकास दर का को जो है 6.2% का आंका गया था, उनके द्वारा इसका अनुमान लगाया गया था। निवेश बैंक के अनुसार मजबूत घरेलू मांग के चलते
भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में संशोधन किया गया है, यानी भारत में जो विकास दर बढ़ रही है उसका कारण मजबूत घरेलू मांग को बताया गया है। साथियों, अप्रैल जून 2023 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी की वृद्धि दर अगर हम देखें 7.8% रही है, जो मॉर्गन स्टैनली के पूर्व अनुमान 7.4% से अधिक है। यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते अब विश्व के कई देशों का चीन पर विश्वास लगातार कम हो रहा है, उस पर से चीन से विश्वास उठ रहा है, जिसके कारण विकसित देशों की कई कंपनियां चाइना +1 के तहत चीन से इतर अपनी विनिर्माण इकाइयों को अन्य देशों में स्थानांतरित कर रही है। और भारत ने इसे ध्यान में रखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपनी विनिर्माण इकाइयां यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं स्थापित करने हेतु उनको आकर्षित करने हेतु इस उद्देश्य से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है PLI की लागू की है, और जिसके नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल है, स्मार्टफोन उत्पादन है, फार्मा है, टेक्सटाइल है और सुरक्षा उपकरणों का निर्माण है, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। और इन क्षेत्रों में जो है विदेशी निवेश जो आकर्षित हो रहा है और विनिर्माण इकाइयां स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अभी भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड इसका कहना है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल की रिपोर्ट यानी 2022 में अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर था। तो इस प्रकार भारत जो है एक पायदान आगे पहुंच गया है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र की तुलना में मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भारत को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज भारत विश्व के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल है। यह इंडेक्स यूरोप है, अमेरिका और एशिया पैसिफिक APAC के 47 देशों में से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षक या प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन की रैंकिंग करता है। तो इस प्रकार भारत में जो है बराबर निवेश आ रहा है। और वित्त मंत्रालय का कहना है कि डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र के जो वैश्विक सर्वेक्षण में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत ने 2021 के सर्वेक्षण में 90.32% अंक हासिल किए, जबकि इससे पहले 2019 में भारत को 78.49% अंक मिले थे। दुनिया भर की 143 अर्थव्यवस्थाओं का यदि मूल्यांकन करें तो उसके मूल्यांकन के बाद 2021 के सर्वेक्षण में भारत की स्थिति जो है पारदर्शिता, संस्थागत व्यवस्था और सहयोग, कागज रहित व्यापार सहित कई लिहाज से बेहतर हुई है। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता पर संशोधित रैंकिंग में भी भारत ने चीन को नीचे धकेल दिया है और कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग में भारत 14वें पायदान की छलांग लगाकर अभी 63वें 63 स्थान पर पहुंच गया है। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जब देश में आर्थिक विकास दर में सुधार होता है तो उसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता है। रोजगार के नए नए जो हैं माध्यम सामने आते हैं, साधन सामने आते हैं और इसलिए अब भारत में बेरोजगारी की दर में भी कमी दिख रही है।
और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और द्वारा जारी श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए भारत में बेरोजगारी की दर जो है जुलाई 2022 से जून 2023 की अवधि में 6 वर्ष के निचले स्तर पर अर्थात 3.2% पर आ गई है। NSSO के अनुसार एक वर्ष पहले की समान अवधि में यह 7.6% थी। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में अगर हम देखें तो श्रम बल भागीदारी भी बढ़ी है। अप्रैल जून 2023 में साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी बढ़कर 48.8% पर पहुंच गई और जो एक वर्ष पहले 47.5% थी। यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि अब भारत में औपचारिक रोजगार यानी ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है तुलनात्मक रूप से अधिक तेज गति से बढ़ रहा है। औपचारिक क्षेत्र में जो है रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। औपचारिक रोजगार में कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अंतर्गत समस्त प्रकार की सुविधाएं जो है मिलती हैं और उन सुविधाओं में अगर हम देखें तो प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है और मेडिकल सुविधा आदि शामिल है। ये सारी सुविधाएं जो हैं नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। जबकि अनौपचारिक रोजगार की श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको केवल मजदूरी अथवा वेतन ही प्रदान किया जाता है और जहां नियोक्ता कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभी भारत में 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग आधा उत्पादन करते हैं। इसलिए असंगठित क्षेत्र की जो है उपयोगिता या कहें प्रासंगिकता बहुत अधिक है और इसीलिए सरकार का ध्यान इस ओर भी है और सरकार अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में भी अनौपचारिक रोजगार में भी अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार जो है अनौपचारिक रोजगार में भी आगे बढ़ोतरी करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2021 में शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल को अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य है कि देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूर हैं, प्रवासी कारीबल है, रेहड़ी पटरी वाले हैं और घरेलू कामगार हैं, इनको पंजीकृत करने की व्यवस्था इस ई श्रम पोर्टल में की गई है और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करके उनके लिए उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्रदान करने के साथ ही बीमा सुविधाओं को भी प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर वोकल फॉर लोकल को और गति देने के लिए 5 साल की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत वाली विश्वकर्मा योजना की जो शुरुआत की है, उससे भी हम आशा करते हैं कि निश्चित तौर पर असंगठित क्षेत्र के 18 पारंपरिक कार्यों में लगे लगभग 30 लाख परिवारों को रोजगार मिलने की इससे आशा है और स्वाभाविक है कि ये सभी जो रोजगार जो हैं असंगठित क्षेत्र में ही आएंगे। साथियों, इसमें दो राय नहीं है कि भारत में अब धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जिससे निश्चित ही भारत के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक को अगर हम देखें तो उसमें भी भारत बराबर सुधार कर रहा है। अभी भारत दक्षिण एशिया में सबसे प्रतिस्पर्धी यात्रा पर्यटन अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसलिए पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संबल देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है
और इस पर्यटन में इस बढ़ोतरी का कारण, मुख्य कारण यही है कि भारत में प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन जो हैं वह इस मामले में भारत जो है समृद्ध है और कीमत के लिहाज से भी बेहद प्रतिस्पर्धी इसका होना है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार को भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना को अगर साकार करना है तो उसके लिए अभी कुछ बातों पर और ध्यान देना जरूरी है। मसलन नई लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति योजना के कारगर कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देना होगा। वहीं महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी भी बढ़ानी होगी, क्योंकि महिलाएं जो हैं देश की, हमारे भारत की लगभग आधी प्रतिशत जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। अभी सीमित संख्या में ही भारत में नई डिजिटल की कौशल प्रशिक्षित प्रतिभाएं जो हैं डिजिटल कारोबार की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। इसलिए दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले भारत को बड़ी संख्या में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एवं अन्य नए डिजिटल स्किल से जो है सुसज्जित किया जाना अभी बाकी है। यानी युवाओं को इन क्षेत्रों में जो है प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता के लिए भी वार्ताओं में तेजी लानी होगी और साथ ही रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। और हमें यहाँ इस बात पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि जीडीपी के मामले में भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी ऊंचाई प्राप्त करे। यानी ये दोनों ही चीजें, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों साथ साथ बढ़ें तो यह भी जरूरी है। इस प्रकार उपर्युक्त कदमों को यदि अमली जामा पहनाया जाता है तो हमें पूरी आशा है कि भविष्य में वैश्विक स्तर पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा भारत के आर्थिक विकास के अनुमान बराबर उत्साहवर्धक होंगे और भारत विश्व का सर्वाधिक पसंदीदा निवेशक स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो भी आप अपनी टिप्पणी देना चाहें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, दोनों का मैं हमेशा से स्वागत करता हूं, क्योंकि उसी से मुझे अपने विषय को आगे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ अतिशीघ्र। तो तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन बेसब्री से मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य इंतजार कीजिए। तो एक बार पुनः नमस्कार।